हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम केमिस्ट्री को एक्सपोज करने वाले हैं। भाई एक्सपोज क्या करना है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। आई नो फिजिक्स के पेपर के बाद आपका यूट्यूबर्स से भरोसा बिल्कुल उठ चुका है ना। पेपर इतना मुश्किल आ गया था, भरोसा करे कि ना करे। देखो यार, भरोसा नहीं है तो मैं बोलूंगा सब कुछ पढ़ लो, है ना, बट इन टॉपिक्स को पहले कर लेना। और देखो यार, केमिस्ट्री का पेपर जनरली हार्ड नहीं आता है। बाकी अगर सीबीएसई बिल्कुल ईगो पे ही लेके चला गया, हाँ एक मोटा क्या बोल रहा था, सीबीएसई का पेपर हार्ड नहीं आता, फिजिक्स में तो तारे दिखा दिए, तब फिर तारे दिखाते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है ना। फिर आंदोलन स्टार्ट होंगे, मॉडरेशन वाले, ग्रेस मार्क्स वाले, डोंट वरी, वो एक सेकंड पार्ट है। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 15-20 मिनट की वीडियो होगी और इसमें मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि हाँ यार, इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर ये होता है। तो जब आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो 4-5 नंबर तो इस वीडियो को देखते देखते ही हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है ना। तो बहुत फायदेमंद रहने वाली है। सब कुछ पढ़ना है बट पहले ये पढ़ना है। ठीक है। और आप ऑब्जर्व करोगे कि मोस्टली पेपर देखा देखा सा लग रहा है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए यार, तुम लोग बहुत शैतान हो। जिन टीचर्स ने बोला था ना कि ये आएगा, आया कुछ नहीं, फिर उनकी वीडियो वायरल हो रही है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सारा कुछ पढ़ना है तुमने, बट पहले ये पढ़ना है। ठीक है। कम टू द पॉइंट। सॉल्यूशन चैप्टर हमारा 7 मार्क्स का आता है। इसमें सबसे पहले आप करोगे कंसंट्रेशन टर्म, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बात होती है ना। और ये जरूरी है क्योंकि अगर आपको चैप्टर समझना है तो कंसंट्रेशन टर्म्स आपको आनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। मोलैरिटी का डिफरेंस भी आ जाता है। मोलैरिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, मोलैरिटी इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर होती है। इसके बाद हेनरी लॉ आता है, राउल्ट्स लॉ आता है। हेनरी लॉ में हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी होता है। इसके न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, याद रखना। जो पी होता है वो होता है के एच एक्स बी, है ना। आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंसेप्ट पढ़ लेना। आइडियल जो राल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल जो राल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। आइडियल जिसमें अट्रैक्शन सेम होती है, सोल्यूट सॉल्वेंट की लगभग सेम होती है, नॉन आइडियल में सेम नहीं होती। नॉन आइडियल को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होते हैं, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है ना। नेगेटिव डेविएशन जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। इवन इसका एक शॉर्टकट भी कराया था, PWNS, फिजिक्स वाला नाइस सर। पॉजिटिव में वीकर अट्रैक्शन होती है, नेगेटिव में स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है। इसके बाद एजियोट्रोप नाम का टॉपिक बनता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चार ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ये कर लोगे, यहाँ से जनरली यहीं से न्यूमेरिकल बनते हैं। उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर आ जाता है ना। वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है I-1/n-1। डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी होती है तो I-1/n-1। जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होता है, बिकॉज वो तो आयंस में टूटते नहीं है। बाकी अगर NaCl है, NaCl 2 पार्ट्स में टूट जाएगा तो ये इसके लिए I की वैल्यू 2 आ जाएगी। MgCl2 3 आयन में टूट जाएगा, I की वैल्यू 3 आ जाएगी। AlCl3 4 आयन में टूट जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ एसिटिक एसिड की, CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल लेके इसको बेंजीन में डाल दूं तो एसोसिएशन शो करने लग जाता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आने लग जाती है 1/2। आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा 9 मार्क्स का बनता है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसका डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेना, कई बार पूछे गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि ई सेल और ई एक्सटर्नल है। अगर ये बराबर हो तो सेल काम करना बंद कर देता है। अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा है तो हमारा सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की और करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगी। और अगर हमारा ई एक्सटर्नल कम है सेल के पोटेंशियल से तो हमारा सेल नॉर्मली बिहेव करेगा। नर्स्ट इक्वेशन इस चैप्टर का सबसे शॉर्ट टॉपिक है। क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन? E cell is equal to E naught cell minus 0.06 by n log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। कोलरस लॉ जरूर कर लेना। कोलरस लॉ किसकी बात करता है? अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो सम होगी कटायन का अनायन का, है ना। उसके बाद फैराडे लॉ बनता है। भाई फैराडे के 2 लॉ हैं, उसमें किसकी बात ही की गई है? कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। जैसे फर्स्ट लॉ बोलता है मास डिपॉजिट जो होगा वो होगा जिट, Z/I/T। और सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जितना उनका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसमें कंडक्टेंस कंडक्टिविटी की मैं बात करता हूं। यहां पर कंडक्टिविटी आएगा भाई, कंडक्टिविटी आएगा। ठीक है। याद रखिएगा कंडक्टिविटी, याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन होता है। और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इसका उल्टा होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पर एक ग्राफ जरूर बनता है बेटा, ये वाला। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होता है और ये
वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है, कुछ इस तरह से, है ना। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप पेन 2000/m। सेल आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, फ्यूल सेल, कोरिजन भी बनता है। जनरली जो रिएक्शन पूछी जाती है वो सेकेंडरी सेल की पूछी जाती है, और इनके यूजेस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स आता है, 7 मार्क्स का इजी सा चैप्टर है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रेट लॉ पता होना चाहिए। रेट लॉ किसकी बात करता है भाई, इस तरह से आप इस रिएक्शन का ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हो, है ना। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ ली जाते हैं आपसे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर -n पर सेकंड। अच्छा, एक रेट कांस्टेंट की यूनिट ना पर सेकंड है, आप लोग बताना इसका ऑर्डर क्या होगा। चलिए, इसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं कि बताओ, प्रूव करना जाता है T99% जो है T 2 टाइम्स ऑफ T इंटू 90% है, ये आ गया। या फिर कई बार आपको बोल दिया जाता है कि T 50% है 40 मिनट्स, बताओ T 75% कितनी देर में होगा। ठीक है, ग्राफ इस चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा ग्राफ हैं, उनको आप अच्छे से देख लोगे भाई। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, इंस्टेंटेनियस वाला रेट ऑफ रिएक्शन वाला ग्राफ है, और भी कई सारे हैं। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, log K2/K1 EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। ये 2.303 R को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 19.15 आ जाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी नीचे लिख रखे हैं, सारे कर लेना, पहले ये कर लेना, टाइम बचे तो वो भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दूं, बेटा चैप्टर तैयारी करनी है तो सिंपल सी बात है, थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। थ्योरी आप कहीं से पढ़ सकते हो, जहाँ से आपने ऑफलाइन लगा रखी होगी, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, जहाँ से भी नोट्स पढ़ रहे हो वहाँ से करो, नहीं पढ़ रहे हो तो आप हमारे चैनल से वन शॉट कर सकते हो, या फिर कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट है, 60 70 मिनट की वीडियो 2x पे देख लो। अगर पहले से आती है तो एक क्रिस्प रिवीजन के लिए 30 मिनट रिवीजन वीडियो देख लो, या 15 मिनट रिवीजन वीडियो देख लो। उसके बाद लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, या फिर मार्क बूस्टर वन शॉट में भी क्वेश्चन ही है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, हर एक चैप्टर के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, वो जरूर कर लेना। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, पूरी केमिस्ट्री के 200 एमसीक्यू कराए हैं भाई, वो वीडियो लिटरली आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, और नोट्स, हर तरह के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, चीट नोट्स, फॉर्मूला शीट, 1 पेज नोट्स, सारे नोट्स आईपैड वाले जो दिन रात मेहनत करके बनाए हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, बाद में भी हेल्प हो जाएगी, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, फायदा उठा सकते हो। आगे मूव करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7 मार्क्स का चैप्टर बनता है। डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ ली जाती है ना। कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS1 to 2, N-1 D1 to 10। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज उनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जिंक, कैडमियम, मरकरी को कभी ट्रांजिशन कंसीडर नहीं किया जाता, इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, NS एंड N-1 D इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन की वजह से शो करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो मैग्नीज है, मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक शो करता है। ऐसी कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती, वो स्कैंडियम। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भैया, क्यों बनाते हैं, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। मेटेलिक बॉन्ड इनका बढ़िया स्ट्रॉन्ग होता है, और इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एटमाइजेशन एनर्जी हाई होती है, वो मेटेलिक बॉन्ड की वजह से होती है। और मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ये डी ट्रांजिशन की वजह से, जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अलोय बनाते हैं क्योंकि इनका साइज सिमिलर सा होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं जब इनकी मेटल लैटिस में मेटल एटम्स के बीच में छोटे छोटे एटम फिट हो जाते हैं, जो इनको हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे। एक अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। KMnO4 K2Cr2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं। I नेगेटिव से I2 बनता है, S2 नेगेटिव से S बनता है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बनता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर मैं F ब्लॉक पे जाऊं, और ये एक श्योर टॉपिक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साल दर साल पूछा ही गया है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब आप लेफ्ट राइट जाते हो तो लेंथेनॉइड्स की या इनके आयंस की साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। और क्यों डिक्रीज करता है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ लेंथ 4F। ठीक है, और इसके कंसिक्वेंस होते हैं भाई 4D एंड 5D का साइज सिमिलर हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस है इसका। डिफरेंस पूछ लिया जाता है 4F 5F का, सिमिलरिटी पूछ ली जाती है ना। और ये जो KMnO4 K2Cr2 की प्रॉपर्टीज, I नेगेटिव से हमारा क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा, Fe2 पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। और इवन जो परमैग्नेट आयन है उसको अगर आप अल्कलाइन मीडियम में देखते हो, बेसिक मीडियम में देखते हो, तो I नेगेटिव से आयोडेट बन जाता है, ये एक थोड़ी अलग सी प्रॉपर्टी है, पूछी जा सकती है। इसके बाद सबसे बढ़िया चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
फनी सा चैप्टर है। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन ही आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, लिगेंड्स किसे कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं। जनरली लिगेंड से क्वेश्चन बनते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बाइडेंटेट जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पॉली जो 2 से ज्यादा, है ना, जैसे EDTA है। EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। और एम्बिडेंटेट लिगेंड आ जाते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं भाई, जिनके पास 2 साइड से जुड़ने की कैपेबिलिटी है बट वो एक साइड से जुड़ते हैं। और बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड एक चिलेट बनाते हैं। चिलेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आइसोमर से क्वेश्चन बन जाते हैं। आइसोमर से सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एग्जांपल दिया होगा और आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ यहाँ पर कौन सा आइसोमर है। तो आयनाइजेशन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है अनायनिक लिगेंड में और बाहर की तरफ काउंटर आयन में, तो अलग अलग आयन बनते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर कब आएगा, जब आपको 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन फिर दिखाई देंगे। लिंकेज आइसोमर कब बनता है, लिंकेज आइसोमर की बात अगर मैं करता हूं तो अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो लिंकेज बनेगा। हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल का लेन देन कम ज्यादा होगा। ज्योमेट्रिकल में अलग अलग लिगेंड्स होने चाहिए। सिस ट्रांस वाला सीन होता है ना। सेम लिगेंड सेम साइड है तो सिस है, और अगर सेम लिगेंड अपोजिट साइड है तो ट्रांस है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये पोजीशन डिसाइड करती है सिस ट्रांस। अगर सेम लिगेंड्स यहाँ पे लगे तो ट्रांस, और अगर यहाँ पर लगे हैं तो ये सिस, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर का एक सिंपल सा शॉर्टकट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड। इसके बाद 3 थ्योरी है, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वर्नर थ्योरी 2 तरह की वैलेंसी की बात करती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है ना। DsP2 हो तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 हो तो टेट्राहेड्रल, D2sp3 है या फिर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल। अगर डी अंदर की तरफ है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, डी बाहर की तरफ है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हाई स्पिन है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो घूमना फिरना ज्यादा होगा। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो लो स्पिन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी आ जाती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में याद रखिए डेल्टा टी जो है वो 4/9 होता है ऑफ डेल्टा ओ। डेल्टा टी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल के 4/9 टाइम्स होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है और वीक फील्ड लिगेंड में कम होती है। किससे कम या किससे ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसे कहते हैं, जो पेयरिंग करवा सकते हैं। वीक फील्ड लिगेंड किसे कहते हैं, जो पेयरिंग नहीं करवा सकते। और ये हमारा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास हैलोल्केन हैलोरिड्स, जो 6 मार्क्स का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे देखा करो कि इनके कंसेप्ट इंटरलिंक्ड है, मतलब ये आपको ठीक से आएगा तो अगला चैप्टर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। हैलोल्केन हैलोरिड में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन SN1 में, और SN2 में क्या मैटर करता है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पर क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मैटर करती है तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन होता है बेंजाइल, एलाइल। जनरली नहीं आते हैं, आ जाए तो याद रखना। उसके बाद टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और लेस स्टीरिक हिंड्रेंस प्राइमरी की सबसे कम होती है, देन सेकेंडरी की एंड देन टर्सरी की, ठीक है। और इसमें रेसमाइजेशन होती है SN1 में, बैक साइड से भी अटैक पॉसिबल है, फ्रंट साइड से भी अटैक पॉसिबल है। SN2 में सिर्फ बैक साइड से अटैक होता है। कुछ खास न्यूक्लियोफाइल है, जैसे अगर एक्वस NaOH है तो ROH बन जाएगा। ये KCN के साथ रिएक्शन करा दिया, AgCN के साथ रिएक्शन करा दी, KCN के साथ करा दी तो CN बनेगा, AgCN के साथ करा दी तो NC बनेगा। ये क्या बात हुई सर, CN तो दोनों में दिखाई दे रहा है। ये होते हैं एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल जो दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, है ना। नेम रिएक्शन की बात करें तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग, फिंकलस्टेन, स्वार्ट्स, सैंडमेयर, गैटरमैन, यही कुछ रिएक्शन है ना। फिंकलस्टेन, स्वार्ट्स बहुत इजी सी रिएक्शन रहती है। जैसे RX की रिएक्शन आपने NaI के साथ कराई तो X की जगह पर चला जाएगा I। RX की रिएक्शन अगर आपने AgF के साथ कराई तो यहाँ पर चला जाएगा F। मार्कोनिकोफ रूल होता है, एक डिफॉल्ट रूल है, हर जगह पर आ ही जाता है। जैसे कल्कीन है ना, तो उसमें लोअर पोर्शन पे अटैक हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकोफ रूल में क्या होगा, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ना, और उसकी रिएक्शन फिक्स है कि HBr के साथ होगी, पेरोक्साइड के साथ होगी, तभी हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं होगा। HBr पेरोक्साइड होना चाहिए। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक्वस NaOH, एक्वस KOH है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और अगर अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होती है। कौन सी एलिमिनेशन होती है, बीटा एलिमिनेशन। किस रूल के अकॉर्डिंग, सेजफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास अल्कोहल, फिनोल एंड इथर। मैकेनिज्म बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कौन सी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर पिछले ट्रेंड्स को देखें तो जनरली मैकेनिज्म इसी चैप्टर से बनते हैं। 3 मैकेनिज्म है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू इथर। नेम रिएक्शन आ जाती है, जैसे कोल्ब रिएक्शन है। कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। एक राइमर टाइमर रिएक्शन है, फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। एक विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सिंथेसिस याद रखिए SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। रोना हैलोल्केन की याद में तो हमारे पास इथर बन जाता है। अगर आपने अल्काइल हैलाइड प्राइमरी ना लेके सेकेंडरी या टर्सरी ले लिया तो इधर आपको अल्कीन देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर जो फिनोल होते हैं वो एसिडिक होते हैं और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, जैसे NO2। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3, OCH3, ठीक है। लुकास टेस्ट आता है भाई, प्राइमरी अल्कोहल पे रिएक्शन ही नहीं करता, सेकेंडरी अल्कोहल पे 5 मिनट में टर्बिडिटी देता है, टर्सरी में एकदम से दे देता है। लुकास टेस्ट में लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं। लुकास रिएजेंट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2। फिनोल के लिए FeCl3 टेस्ट है जो फिनोल के साथ रिएक्शन करके वॉयलेट कंपाउंड बनाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस अगर आप करोगे, प्राइमरी मिथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड कोई भी आ जाए उससे सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन कोई भी आ जाए उससे टर्सरी अल्कोहल। अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो प्राइमरी अल्कोहल की तो आपको मिलता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की करते हो तो कीटोन, और इसका रिवर्स कर दोगे तो रिडक्शन, अगर एल्डिहाइड की करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की कर दोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। अब डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हो। डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है कॉपर 573 केल्विन में। डिहाइड्रोजनेशन भी ऑक्सीडेशन की तरह ही है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। टर्सरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती, इस केस में डिहाइड्रेशन होगी, और जब डिहाइड्रेशन होगी तो यहाँ पर हमारे पास अल्कीन बनेगा। आगे मूव करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। एज बिग ब्रदर मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको सबसे बाद में ही कर लेना। 8 मार्क्स का चैप्टर बनता है और इसमें बस आप नेम रिएक्शन को देख लो, 10-12 नेम रिएक्शन है भाई, जनरली क्वेश्चन उसी से बन जाते हैं। जैसे रोजनमंड है, रोजनमंड में हमारे पास क्या होगा, एसिड क्लोराइड। जैसे स्टीफन्स है, साइनाइड है, इटार्ड है, टोल्विन है, गैटरमैन है, बेंजीन CO HCl है। ये सारी की सारी रिएक्शन हमें क्या देती हैं, एल्डिहाइड देती हैं। क्लेमेंशन वुल्फ किसने रिडक्शन है, ये एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट कर देती है हाइड्रोकार्बन में। एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगी, ये डिपेंड करती है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH होगा। कैनी-ज़ारो रिएक्शन स्पेसिफिकली एल्डिहाइड के लिए है, उन एल्डिहाइड के लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, है ना। अच्छा, टेस्ट है भाई, टोलेंस टेस्ट हर एक एल्डिहाइड के लिए है। फैलिंग टेस्ट की फीलिंग जुड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है, आइडोफॉर्म इथेनॉल पे रिएक्शन देता है, इथेनॉल पे रिएक्शन देता है, मिथाइल कीटोन पे रिएक्शन देता है। मिथाइल कीटोन क्या होते हैं, जैसे सी कीटोनिक ग्रुप के एक तरफ मिथाइल ग्रुप होगा, है ना, और ऐसे अल्कोहल जिसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो, इन सारी जगह पर ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। I2NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे आपको आइडोफॉर्म मिल जाएगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होती है बेटा, है ना। और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो। अगर हमारे पास कोई अल्काइल बेंजीन है उसकी ऑक्सीडेशन कर दें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एल्डिहाइड की एक बहुत फेमस रिएक्शन रहती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कई बार आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन फास्टर रिएक्शन शो करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का सिंपल सा है कि बल्कि ग्रुप ना लगे हो, जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड है, इस पे छोटू ग्रुप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बहुत इजीली रिएक्शन कर जाएगा और ये सबसे लेट रिएक्शन करेगा, ठीक है। अच्छा, एक दो बात बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का बहुत ज्यादा होता है, बट अल्कोहल से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास अमाइन से बहुत इजी से चैप्टर है, श्योरली क्वेश्चन बनता है यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ से। बेसिक स्ट्रेंथ दो जगह पर होती है। अच्छा, एक सिंपल बताता हूँ, एक होता है अमोनिया। अमोनिया बेसिक होता है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है, बट अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है एलिफेटिक अमाइन, और अमोनिया से कम बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमाइन। समझते हो ना, एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाले, और ये RNH2 वाले, ठीक है। अच्छा, अगर बेसिक स्ट्रेंथ गैसीय स्टेट में पूछी गई है, सिर्फ एक फैक्टर के अकॉर्डिंग आंसर होगा और वो फैक्टर है इंडक्टिव फैक्ट। सबसे ज्यादा बेसिक होता है टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और अगर एक्वस फेस में पूछा गया है तो एक्वस फेस में 3 फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं इंडक्टिव, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन। उसमें क्या है, एक तो 213 और एक 231। 213 वाला रूल कब अप्लाई होगा, अगर मिथाइल ग्रुप है, और 231 वाला रूल कब अप्लाई होगा, अगर इथाइल ग्रुप है। नेम रिएक्शन में भाई गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है जो कि प्राइमरी अमाइन बनाती है। कार्बाइल माइन रिएक्शन है जो कि एक टेस्ट है जो कि सिर्फ प्राइमरी अमाइंस के लिए है। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% मान के चलो, जो ये अमाइड को कन्वर्ट कर देती है अमाइन में विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन। एनिलीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसकी एसाइलेशन कराई जाती है। नाइट्रेशन इकलौती ऐसी रिएक्शन है जो मेटा प्रोडक्ट दे सकती है, 47% यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट बन जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ या फिर केबी हो सकता है, और पीकेबी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होता है। डाइजोनियम सोल्ट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजोनियम सोल्ट, इससे बहुत सारे कन्वर्जन कराए जाते हैं। कैसे बनता है, जैसे कि ये हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन में करा दूंगा HONO HCl के साथ, बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है, बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पर हमारे पास बन जाता है डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कुछ फेमस नेम रिएक्शन है, सैंडमेयर, गैटरमैन, कपलिंग, ये देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इजी चैप्टर बनता है बायोमोलिक्यूल, इसका लिंक नहीं है,
बट हैंग कर सकता है ये, स्पेशली मैथ्स वालों को हैंग कर सकता है ये, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। इधर कार्बोहाइड्रेट्स आता है और कार्बोहाइड्रेट्स की जनरली रिएक्शन पूछ ली जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्पेसिफिकली ग्लूकोज की रिएक्शन पूछ ली जाती है ना, कि वो HI के साथ रिएक्शन करके हेक्सेन बनाता है। अगर आप उसको रिएक्शन करा देते हो HNO3 के साथ तो पता चलता है कि इधर अल्कोहल है, ठीक है। अगर आप एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हो तो पता चलता है कि यहाँ पर 5 अल्कोहलिक ग्रुप है। HCN के साथ कराते हो या फिर NH2OH के साथ कराते हो तो पता चलता है कार्बोनिल ग्रुप है। वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है उनसे क्वेश्चन। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से बनता है। माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज से। लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। सुक्रोज इज द ओनली डाइसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आता है। स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अमाइलोज, एक होता है माइलोपैक्टिन। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है और 20% पोर्शन होता है लगभग। जो अमाइलोपैक्टिन है इसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और इनसोल्युबल इन वाटर होता है, लगभग 80% होता है। इसका प्रोटीन्स पे आ जाओ, फाइब्रस ग्लोबुलर का डिफरेंस बन सकता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो एक होता है न्यूक्लियोटाइड जो बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड जो बेस एंड शुगर से बनता है। डीएनए आरएनए का डिफरेंस आ जाता है भाई। डीएनए का मेन जो बेस है वो है एजीसीटी, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमाइन, और आरएनए के जो बेस हैं एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल। विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज आ जाती है, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाता है जेरोथैल्मिया, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हो जाता है बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, है ना। विटामिन ई की कमी से हो जाता है मस्कुलर वीकनेस, और के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है ना। वाटर सोल्यूबल विटामिन है बी एंड सी, है ना, और ये वाटर सोल्यूबल है जो पानी में घुल जाते हैं। और एक होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल कौन से होते हैं? कीड़ा B12, कीड़ा B12, कीड़ा बेटा याद रखो, है ना, कीड़ा बेटा। विटामिन के, ई, डी, ए ये सारे के सारे इनसोल्यूबल हैं। और अगर मैं एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूं तो मुझे फाइब्रस एंड ग्लोबुलर का एग्जांपल बता देना। तो बेटा यही है, वैसे तो सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर दिए, बस इनको अच्छे से देख लेना, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत ख्याल रखिए, और कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। आपके सारे कमेंट्स आजकल देखे जा रहे हैं, और आई नो हमारे पास 4-5 ही दिन है, तो दिन रात मेहनत हम कर रहे हैं सारे मिलके। फोड़ेंगे बेटा, बाय बाय, एग्जाम्स को फोड़ेंगे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक